मतलब समझे 2-3 करोड़ का घर और 5-6 हज़ार रुपए की किस्त अगर आप लगा देंगे तो वो तो डेफिनेटली रुक जाएगा। ज़ाहिर है अपने घर को थोड़ी छोड़ेगा। तो 5,000 की किस्त तो ये सालाना कोई लाख रुपए शायद भी नहीं बनता है। हाँ। तो पूरी जिंदगी गुजार देगा तो भी 3 करोड़ नहीं पूरे होंगे। मैं गुल अहमद में आया तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमने किए और जो डाउन द लाइन बिल्कुल ऑपरेटर लेवल तक भी ले गए। लेकिन एक वक्त आया जिसमें स्ट्रैटेजी चेंज करने को टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गए कि वी हैव टू अनडू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो Undo what we have already delivered. See, one of the organization was going through a lean period of production और उनके जहन में ये था कि they have to majorly downsize the organization to 4,500 employees approximately. 4,500 in one go. जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रो टॉक। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। हिज नेम इज़ शाहान अली खान, हु इज़ करंटली वर्किंग एज हेड ऑफ HR एट लकी नेट्स। बट दैट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम। इन्होंने पिछले 18 सालों में 8 डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, वेरिंग फ्रॉम सिटी बैंक टू KFC टू गुल अहमद एंड ऑल स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ही हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंस। और आज का जो एपिसोड है वो है भी उन लोगों के लिए जो ये सीखना चाहते हैं कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में कैसे काम किया जाता है, HR रिटेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, चेंज को कैसे मैनेज किया जाता है। तो दिस इंडिविजुअल इज द राइट इंडिविजुअल। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम पर्सनली। प्लीज वेलकम शाहान अली खान। Thank you, Ahmed. Thank you so much for inviting me over. It is a pleasure to talk and give a podcast pertaining to my journey, mashallah. And I hope and I'm happy to disperse my learning to everyone who is listening to this podcast. Thank you so much, Shahan, for coming in. Thank you. क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया सबको कि इन पिछले 18 सालों में 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ MNCs, कुछ हमारे यहाँ जिसको कहते हैं सेठिया इदारे, so you've been through all of that. आप मुझे बता सकते हैं कोई एक स्किल जो that has helped you thrive all across these organizations? See, what I feel in my experience that you have to be persistent in terms of what you're delivering. आपके पास constant challenge होना चाहिए. Business acumen can change in every organization. It would change. But आपकी अपनी core skills, उसकी knowledge और उसमें enhancement, consistently आप उसमें अपनी improvement करते जाएं, अपने skill set को enhance करते जाएं, अपनी competencies को बढ़ाते जाएं और साथ साथ ये भी देखते जाएं कि उन कॉम्पिटेंसीज को राइट टाइम पे ही उनको एग्जीक्यूट करना है। बनस्बत इसके कि हमने सीख तो लिया, अब हम फौरी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, दैट इज शुड नॉट बी द अप्रोच। और वेर एवर यू फॉल बैक जर्नी में आएंगे ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें यू विल फॉल बैक और यू विल फॉल डाउन, यू हैव टू गेट अप एंड गो अहेड कि भाई ठीक है, ये इस वक्त एक सिनेरियो क्रिएट हो गया जिसकी वजह से आई एम इन द नेगेटिव जोन राइट नाउ, बट यू हैव to look at the light at the end of the tunnel. So I feel that is more important. So 2 major things. One, you said that persistence. आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें consistently, लगातार, and having this resilience in you कि अगर गिर गए तो बस अब ये नहीं कि अब गिर ही गए, think कि आप वापस कैसे खड़े हो सकते हैं। So शाहान, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी करियर के इर्द गिर्द गुजारी है HR के, और आजकल का इदारों का सबसे बड़ा मसला है रिटेंशन, that they can't retain great people at work. तो आपको क्या लगता है, what is a great strategy for retention? इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई एक ऐसी रिटेंशन स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है 100% चलती है? See, it's always important कि आप retention strategy के ऊपर काम करें, क्योंकि in this changing world it is very necessary at the moment कि आप अपने top talent को कैसे retain करते हैं। आपके पास different strategies होती हैं जिसके अंदर आप उनकी growth perspective देते हैं, उनको trainings देते हैं, उनको shares दे के उनको रोकते हैं। different strategies में मुझे तो ऐसी strategies भी मिली जिसमें they gave a home loan to the employee और वो retain हो गया, और इतनी कम उसकी मतलब किस्त कटी कि उसने बोला कि I will love to be in this organization. क्या किस्त कटी और टोटल अमाउंट क्या था? मतलब समझे 2-3 करोड़ का घर और 5-6 हज़ार रुपए की किस्त अगर आप लगा देंगे तो वो तो डेफिनेटली रुक जाएगा। ज़ाहिर है अपने घर को थोड़ी छोड़ेगा। तो 5,000 की किस्त तो ये सालाना
कोई लाख रुपए शायद भी नहीं बनता है। हाँ। तो पूरी जिंदगी गुजार देगा तो भी 3 करोड़ नहीं पूरे होंगे। नहीं होंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है अपने करियर के अंदर उसके पास ग्रेजुएटी बनेगी, उसके पास चीज़ें होंगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वहाँ से उसको कैप्चर करेगी, लेगी, ताकि वो ये भी चलता रहे उसका मामला। ओ तो मतलब 3 करोड़ देके वो पूरी जिंदगी वहीं रहेगा। अब जाहिर है अब उसके पास अगर ये सकत है कि उसके पास 3 करोड़ रिटर्न करने का है, सिलसिला बन सकता है, तो वो पहले 3 करोड़ दे दे और फिर वो निकल जाए उस ऑर्गेनाइजेशन से। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटेंशन स्ट्रेटजी है। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन दैट जो मुझे आपसे बहुत जेन्युइनली पूछना है, वो ये है कि हाउ टू मैनेज ऑन टू सेइंग यू नो हाउ टू मैनेज ऑन टू लिसनिंग टू नोज। क्योंकि आपकी जिस तरह की जर्नी रही है, आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहां आपने सारा काम कर लिया और फिर बोला जा रहा होगा कि नहीं, ये जो काम किया यार ये नहीं, कुछ नया करके दिखाएं। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया है, और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ यू नो स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंस्टेंसेस जहां आपको सुनने को मिला हो नहीं यार बस छोड़ दो इसको, एंड हाउ वर यू मैनेजिंग थ्रू दैट? See, I always believe in कि आपने पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स को देखना है, इवन दो कि आपके सामने कितनी भी नेगेटिविटी आए, यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ यू नो लर्निंग टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। और जितना आप पॉजिटिव साइड को देखते हैं उतना आप ये सोचते हैं कि ठीक है इस प्रोजेक्ट में नो हो गया, या ये इस वक्त राइट टाइम इनको नहीं लगता ये इस ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए। डोंट वरी, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकें उस प्रोजेक्ट के साथ जिसको नो कह दिया गया। तो यू ऑलवेज कम टू अ डिफरेंट चैलेंज इन योर हेड कि ठीक है, ओके फाइन, दे डू नॉट रिक्वायर दिस एट दिस मोमेंट। शुरू में था इनका प्लान था कि इसको इसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अब इनका स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, इन्होंने अपने मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से चेंज कर लिया। तो डोंट यू नो गिव इन कि भाई आई शुड नाउ मूव इन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या चीज़ें। इट्स मोर टू डू विद आपके जहन में ये होना चाहिए कि या तो मैं डिफरेंट अप्रोच लगाऊं या डिफरेंट अपनी स्ट्रैटेजी लाऊं जो पॉजिटिवली इस चीज़ को केटर कर ले। तो उससे आपका एम्प्लॉय का मोराल भी अपलिफ्ट रहेगा, और एम्प्लॉय जो है वो यही सोचेगा कि ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज न्यू थिंग्स दैट दे कुड लुक फॉरवर्ड टू। इसकी कोई एग्जांपल आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जहां आपको ऐसा मेजर नो सुनने को मिला? राइट, देखिए हम जब मैंने मूव किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और जब मैं गुल अहमद में आया तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमने किए और जो डाउन द लाइन बिल्कुल ऑपरेटर लेवल तक भी ले गए। लेकिन एक वक्त आया जिसमें स्ट्रैटेजी चेंज करने को टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गए कि वी हैव टू अनडू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो undo what we have already delivered। तो फिर सिनेरियो यही आया, जाहिर है कि there were different pressures to the top management from different N-1। तो उसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी उन्होंने लेने को बोला हमसे कि भाई वी हैव टू अनडू। तो आई सेड कि सी हमें मूव करना चाहिए पॉजिटिव की तरफ, और जो मैंने डिलीवर कर दिया है उसको अनफॉर्चुनेटली मैं खुद तो खैर अनडू नहीं करूँगा, कोई और ही अनडू करेगा, लेकिन इट्स समथिंग विच यू विल कम बैक लेटर ऑन। और उसी सेम चीज़ को उन्होंने 5 साल के बाद दोबारा से रिवाइव किया, वही 2 साल लगाए और फिर उन्होंने दोबारा उसको एग्जीक्यूट कर लिया। सही उस वक्त उनको लगा कि ये टाइम सही नहीं था, लेकिन 5 साल के बाद इवेंचुअली वो उनको लगा कि अब ये वक्त आ चुका है कि हमें वही ड्राइव, वही ज़ील एंथुसियाज्म के साथ चीज़ों को चेंज करना है। तो वही स्ट्रैटेजी फिर उन्होंने the organization learns it as well। लर्निंग कर्व सिर्फ एम्प्लॉय के साथ नहीं होता, एम्प्लॉय के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी लर्निंग कर्व्स में होती है। तो they learned and eventually they implemented the same strategy that they delivered in previous 5 years। Okay। शान, आप हमको प्लीज़ थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक ऐसा अल्फाज है जो लोग सुन के डर जाते हैं कि ओ ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इट अबाउट, वेरी ब्रीफली कि क्या होता है, प्रमोशन साइकिल क्या हो रहे होते हैं, और एक एम्प्लॉई हो ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या पोर्ट्रे करना चाहिए, या ऐसी क्या स्किल सेट उसके अंदर हो जो वो टॉप 5% में रह सके और उसके प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकें? Sure। देखिए इसके 2-3 जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि अगर कोई स्पेसिफिकली सिर्फ नंबर्स को देखता है, उन KPIs के ऊपर ही लिव अप करता है,
तो इट्स नेवर दैट ओनली. You have to stand out of the crowd. आपको more than, you have to value what you're doing, and you have to show that value in the other people's eyes कि हाँ ये value is contributing towards the success of the organization. Until unless you become that valuable resource in the organization, you won't be able to climb that ladder. आप अगर किसी लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन में से सपोज आप या एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि एक डिप्टी मैनेजर लेवल पे आप क्या काम कर सकते हैं या वो क्या काम कर रहे हैं. अगर आप वो काम अपनी प्लेट पे लेते हैं या उस पर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, आई नो केपेबल स्किल सेट शायद नहीं हो, कॉम्पिटेंस भी कम हो, लेकिन स्टिल कोशिश दिखाएगी कि आप में वो ज़ील है टू लर्न. यू हैव दैट thing in you which you want to take up that challenge to deliver something more beneficial to अपने रोल से हट के जो आप ऐड कर सकें. तो आपकी ओनरशिप होनी चाहिए. इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ. वो मिसाल इस तरीके से है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉई जो कि एक रैंडम एक लेवल के ऊपर काम करता है, उसके जहन में सिर्फ उसके डोमेन से रिलेटेड चीज़ होती है. अगर वो उस डोमेन से हट के अपनी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन करे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अपनी कोई कंट्रीब्यूशन डाल सके, कोई अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तरफ से कोई इनपुट दे सके कि इन्हांस कैसे कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यू ऐड इन दोज वैल्यूज़. और जैसे ही आप ऐड करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन, that this person is not only living his role in the organization, he knows what's going regarding the business acumen. उसको मालूम चल रहा है साइड में क्या हो रहा है बिजनेस में, और वो क्या अपनी एफर्ट से क्या चीज़ इनपुट दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है. that would be a success story to that person. तो फिर इसी तरह आप ग्रो कर जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लैडर्स को, और साथ साथ you have to look beyond your designations. तो जितना आप डेजिग्नेशन लिमिटेड सोचेंगे उतना आप अपने आप को लिमिट करेंगे अपनी सक्सेस को. सही. सो हैव अ लेंस. पहले आपने जो कहा उससे मुझे समझ ही आया कि जो आपके ऊपर वाली पोजीशन वाले हैं पहले उनके लेंस से सोचें कि वो क्या क्या चीज़ें करें सो दैट आप उधर आ सकें. सही. और अपने आप को सिर्फ उस डेजिग्नेशन पे रेस्ट्रिक्ट ना कर दें कि जी मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लेट्स से फॉर एक्सपोर्ट हूँ तो बस मैंने उधर ही सोचना है. यू नीड टू थिंक मोर. यू नीड टू थिंक के आप कैसे कोलैबोरेट करके और इदारे का फ़ायदा कराओगे सो दैट आपका लेंस बढ़ सके. True. So moving on to the next question is that how, because HR को हमेशा कहा जाता है जब आप बात करते हैं तो हायरिंग एंड फायरिंग. देखिए हायरिंग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी का रोजगार लगा दिया, लेकिन फायरिंग में तो किसी का रोजगार ले लेना है. ठीक है. तो कोई ऐसा इंस्टेंस जहां आपने मेजर फायरिंग को एग्जीक्यूट किया, एंड हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? व्हाट वर यू डूइंग टू सपोर्ट देम? हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? एनी एग्जांपल दैट कम्स टू योर माइंड? See, one of the organization was going through a lean period of production, और उनके जहन में ये था कि they have to majorly downsize the organization to 4,500 employees approximately. 4,500 in one go. In one go. और उसको उनको मैनेज करना था इस चीज़ को, और उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम भी दिया था कि दैट दे विल बी हेल्पिंग अस इन टर्म्स ऑफ एनी सोशल एस्पेक्ट में कोई चैलेंजेस आ जाएं और सिक्योरिटी के हवाले से कोई चैलेंजेस आ जाएं तो दे विल बी हेल्पिंग अस. बट इवेंचुअली उनके जहन में यही था कि हम इस ले ऑफ को वुड नॉट अपने ऊपर सवार नहीं करेंगे. वी विल मेक श्योर कि हमारे जो की पर्सन्स हैं जो हमें डिलीवर कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन के लीन होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग करते हुए उनको ही ऑन बोर्ड करना है. लेटर ऑन जब हालात बेहतर हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वी विल गिव देम अ कॉल, उनके ही नंबर्स नोट करके उन्हीं को कॉल बैक करके, ताकि दे शुड फील दैट दे आर वैल्यूड, उनकी स्किल सेट को वैल्यू करके वापस बुलाया गया, और जो कमिटमेंट किया ऑन द ले ऑफ स्ट्रैटेजी उसको आपने एग्जीक्यूट किया, उसी को आपने लिव अप किया एज ह्यूमन रिसोर्स, और आपने उन्हीं को वापस बुलाया ताकि वो आपको कंट्रीब्यूट कर सकें. आई नो फॉर सम उनके ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हालात होते हैं तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कल्चर को देखकर वापस आते हैं, और वो कल्चर यही होता है कि जो आप कहते हैं वो आप फिर करते हैं और डिलीवर करते हैं. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्हीं लोगों को कॉल बैक गई तो दे फेल्ट वैल्यूड कि हमने वी लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम.
और हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया, जो उनको बुलाना था वापस उन्हीं को बुलाया और उसी टीम का पार्ट बनाया। अच्छा देखिए, अभी हमने क्योंकि फायरिंग पे थोड़ी बहुत बात की, तो ये तो थोड़ा सा ये वाली बात है कि फायरिंग थोड़ा लोग उदास भी हो जाते हैं फायरिंग सुन के, बट थोड़ा लोगों को खुश भी करते हैं हायरिंग की बात करके कि आपके पास जब भी आप किसी पोजीशन के लिए कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो एक ऐसी कोई चीज़ जो किसी भी इंडिविजुअल को करनी चाहिए जब वो एक इंटरव्यू देने आ रहा है, एक ऐसी चीज़ जो देख के आपको लगे हाँ यार चलो दिस इज द राइट इंडिविजुअल, वो एक चीज़ क्या होती है? आपका पैशन टू दैट व्हाट यू आर डूइंग, वो कैसे शो करें? when you are in an interview you should know कि आप जिस फील्ड के लिए, जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो आपकी ही फील्ड है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी फील्ड के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपका पैशन ही नहीं है। तो जब आपका पैशन, आप पैशनेट उसके जोन में हो के आप इंटरव्यू देंगे तो द बॉडी लैंग्वेज विल स्पीक वॉल्यूम्स, इट विल सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग, इट विल से हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ, हाउ यू आर डिलीवरिंग थिंग्स एंड हाउ वुड यू वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो वो दिखेगा आपको उस इंटरव्यू के अंदर जिसमें एक पैशन दिख रहा होगा while answering these questions। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी बंदा आता है उसमें किसी ना किसी सर्टेन लेंथ तक या सर्टेन एम्बिट का पैशन हो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। True। ठीक है, और उसी वजह से वो कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन देखें ये सारी चीज़ें जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं देखिए पैशन वैशन जो होता है ना यंगर लोगों के लिए होता है। अब हम 10 साल हो गए काम करते हो, पैशन वैशन नहीं होता, अब हम काम में अच्छे हैं, दैट्स ऑल। तो फिर उन लोगों को आप कैसे, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है लेकिन शायद पैशनेट नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या करें? नहीं, फिर जब आप एक्सपीरियंस लोगों की बात करेंगे तो दे विल शो देयर कॉम्पिटेंस, उनकी कॉम्पिटेंस को एक्सेस कर रहा होता है फिर एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंटरव्यूअर। वो फिर उस लेवल पे उस कॉम्पिटेंस को जज करता है कि ये कॉम्पिटेंस सिर्फ ये बता रहा है या इसने लिव अप की है, उस सिचुएशन से ये वाकई गुजरा है या ये इज जस्ट मेकिंग थिंग्स अप। तो उसको असेस करना एक इंटरव्यूअर के लिए ज़रूरी होता है कि जब एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो ये सारी चीज़ों को असेस करेगा, उसके जवाब में उस कॉम्पिटेंस को तलाश करेगा जो वाकई उस पर्टिकुलर रोल के लिए रिक्वायर्ड है और उसने वाकई उसमें कोई डिलीवरी की है और उसने कोई एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा है उसका, एज एन एग्जाम्पल। शान, देखें जो आपकी जर्नी रही है, ठीक है, और ये जनरली कहा जाता है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट फीडबैक आपको क्या मिला है? एंड व्हेन आई एम सेइंग इट टफ, एक्चुअल टफ, और आपने उससे क्या सीखा, कैसे मैनेज किया? See, people, when I joined in this particular field, तो मेरे पास यही था कि मैं इस फील्ड में I'll do good इंशाल्लाह और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। जब नेगेटिविटी जब आती है या कोई फीडबैक आता है नेगेटिव, तो उसको क्रिटिसिज्म को आपको बहुत पॉजिटिवली लेके चलना होता है ताकि आपकी ग्रोथ रुके ना। और जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं और फिर आप किसी फीडबैक को डील करते हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस होता है। जो फीडबैक होता है उसके अंदर जो मुझे मिला कि भाई एक सर्टन चीज़ आपने फ़र्ज़ करें नहीं लिव अप की थी एंड यू weren't able to cater that particular thing, आपका स्किल सेट नहीं था शायद प्रॉब्ली, तो you were stopped कि आपके पास शायद ये वाली चीज़ स्किल सेट नहीं है। Then you go and learn those things. I always tell all the young or all my team members कि भाई साल में at least 20% invest yourself into your skill set. अपने आप आपको improve करें। You never know. It's a challenging world or changing world altogether जो आगे चलती जा रही है और changes आते जा रहे हैं। AI ने भी बहुत सारे चीज़ों को disturb कर दिया है in terms of चीज़ों के हवाले से, skill set के हवाले से। लेकिन the more you learn new technologies, new skill set, the more you are eligible for the world out there। ज़ाहिर है जितना आप अपने आप को एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपोजर को बढ़ाएंगे, अपने आप को इन्हांस करेंगे, उतना ही आप कॉम्पिटेंट फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। सही। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी टफ फीडबैक मिलता है उसके ऊपर रोना नहीं है,
नहीं। उसके ऊपर देखना है कि मेरी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या थी, मैं उस पर कैसे काम कर सकता हूँ। और जो आपने ईयरली फॉर्मूला बताया कि जितना भी कमाओ उसका 20% अपनी पर्सनल डेवलपमेंट या स्किल इन्हेंसमेंट पे लगा दो। True. तो उससे जो आपके फीडबैक्स जो भी टफ वाले मिले, let's say जैसे टाइम पे नहीं आने का, या ये कि भाई तुम्हें एक्सेल ही नहीं आता तुम क्या करोगे, तो उसको इन्वेस्ट करो 20% को ऑफ योर फाइनेंशियल्स कि आप एक्सेल को सीख लें, Sure. rather than whining over के जी मुझे ये फीडबैक मिल गया। It is that you invest your time as well as your financials, your money onto it, upskill yourself and then keep Yes, going. absolutely. Yes. All right. So I think this was an amazing podcast, और Thank you so this was very insightful. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर जितने व्यूअर्स हैं होंगे उनको ये सीखने को मिला होगा अबाउट हिज जर्नी, अबाउट जो मैंने इनसे सीखा इस पूरे पॉडकास्ट में, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। फंडामेंटली वो बहुत सिंपली ये था दैट इन्होंने नो बहुत ज़्यादा सुने, क्योंकि ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं, चेंज मैनेजमेंट पे काम करते आए, तो हर किसी को चेंज अच्छा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं, बीइंग रेजिलिएंट, जस्ट डोंट थिंक कि ओह सब खत्म हो गया, थिंक हाउ कैन यू इम्प्रूव एंड थिंक हाउ कैन यू develop yourself better. So I think this was a great podcast. Thank you so much, Shan, for coming in. Thank you so much for inviting me over. It was a pleasure. It was a pleasure for us too. Thank you so much. Thank you to all of you for viewing. Thank you very much. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.